खान साहब की रिहाई का जो फॉर्मूला सुहेल वड़ाइच साहब ने पेश किया है, वो आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत का रुख क्या होगा? किसी भी सहाफ़ी के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि उसके कॉलम एक मौजूद बहस बन जाए और उनकी बुनियाद पे सियासत का रुख मुतय्यन किया जाने लगे। पाकिस्तान में एमल वली खान साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाई तो एलामिया में कहा जाता है कि तमाम सियासी कैदियों की रिहाई की, और उसमें पीटीआई शामिल नहीं है इस कॉन्फ्रेंस में। सुहेल वड़ाइच साहब उन्हें मशवरा दे रहे हैं कि आप तो यू टर्न्स को बड़ा अच्छा समझते हैं, आप मुल्क की इस्तेहकाम के लिए यू टर्न ले लें, लेकिन ये तो खान साहब ने डिसाइड करना है। इमरान खान साहब, मैं आपको गुज़श्ता 1.5 साल से ये कह रहा हूँ कि इमरान खान ने जेल का दरवाज़ा अंदर से बंद रखा हुआ है, एक निक्की जी हाँ चाहिए और इमरान खान साहब बाहर हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। मामला सिर्फ फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि सुहेल वड़ाइच साहब ने उसके बाद कॉलम्स की हैट्रिक की। दूसरे कॉलम में उन्होंने इमरान खान की रिहाई का फॉर्मूला पेश किया, जबकि अपने तीसरे कॉलम अस्करियत और अक्सरियत में उन्होंने ये बताया कि किस तरह से फलाही रियासत बनाने के लिए अस्करियत और अक्सरियत का तवाज़ुन ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है कि इस सारी ये जो उन्होंने चीज़ें पेश की हैं, इसके बाद पाकिस्तानी सियासत अब क्या रुख इख्तियार करने वाली है? हबीब साहब, सच्चे दिल से माफ़ी, 10 साला मनसूबा, उसके बाद खान साहब की रिहाई का जो फॉर्मूला सुहेल वड़ाइच साहब ने पेश किया है वो, और फिर आज जो उन्होंने लिखा अस्करियत और अक्सरियत, जिसमें उन्होंने बताया कि कितना ज़रूरी है कि दोनों मिल के काम करें, अस्करियत और अक्सरियत। अब ये बहस चल पड़ी है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत का रुख क्या होगा, तो आपको क्या रुख? एक तो ये है कि सुहेल वड़ाइच साहब का जिक्र किया और उनके कॉलमों का, तो देखिए किसी भी सहाफ़ी के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि उसके कॉलम एक मौजूद बहस बन जाए और उनकी बुनियाद पे सियासत का रुख मुतय्यन किया जाने लगे। और इसमें अहम तरीन बात यह है कि इसमें चूँकि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब का जिक्र है और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से मंसूब जो निकात हैं, जो पिछले प्रोग्राम में हम गालिबन जुमे के प्रोग्राम में या हफ्ते के प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू भी की थी, तो वो निकात तो सामने आ गए कि जनाब एक तो माफ़ी मांगे और दूसरा ये है कि 10 साल का मंसूबा। ये जो दोनों निकात हैं ये बुनियादी तौर पे यही मौजू हैं। तो उनकी चूँकि सुहेल वड़ाइच साहब की मुलाकात हुई तो लिहाजा अब ये डिस्कशन में आ गए हैं। और हमारी सियासत भी हमारे कामकाज की तरह है कि अगर जुमे या हफ्ते को कोई चीज़ आए तो उस पर उस तरह खुल के गुफ्तगू नहीं होती, मंडे से फिर गुफ्तगू होना शुरू हो जाती है कि लोग छुट्टी के दौरान प्रॉपर वर्किंग डे होता है तो उस पर सोचने समझने लगते हैं। देखिए अब जो यहाँ से सियासत का अगला रुख है उससे पर बात करने से पहले ये तय करना होगा कि दरअसल ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मंसूब जो 2 बातें हैं वो क्या हैं, ठीक है ना। अब देखिए वो एक बात है कि यस बात हो सकती है, मसालेहत हो सकती है, हाँ, शर्त है, लेकिन हाँ, उसके साथ एक शर्त लगाई गई है। तो अब आप ये समझ लें कि मसालेहत का मामला, आप इसको अगर इस तरह से देखना चाहें तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से शुरू हुआ, आप इसको चाहे तो यूँ देख लें। और दूसरा ये है कि आप एस्टैब्लिशमेंट की शर्त को इसमें रुकावट समझ लें कि जनाब हमारी शर्त यह है कि हम तो उसी जगह खड़े हैं, आपको झुकना पड़ेगा, आप एक कदम आगे बढ़े या पीछे हटें तो तब बात हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों सूरतें हैं कि आप इसको कैसे देखते हैं। 1 2 जो 10 साल मंसूबा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब ये बात की कि 10 साल के मंसूबे की, तो इसके बाद से एक नेचुरली एक सियासी बात होगी। वो सियासी बात ये होगी कि लोग ये समझेंगे और सियासतदान ये समझ रहे हैं जी कि जनाब 10 साल की बात हो रही है तो इसका मतलब है निज़ाम 10 साल चलेगा। इसका नतीजा ये होगा कि तमाम सियासतदान इस निज़ाम को गिराने पे मुत्तहिद होने लगेंगे। अच्छा, ये नेचुरली होगा। अच्छा, अब आप इसको देखिएगा कि अब जितने भी सियासतदान हैं वो कहीं ना कहीं अब आपको उनके दरमियान एक कशिश शकल नजर आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसकी वजह यह है, और उसकी एक मिसाल ले लीजिए कि कल पाकिस्तान में एमल वली खान साहब ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई और एमल वली खान साहब जिस तरह बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुए हैं वो हम सबके सामने, हाँ।
مولانا فضل الرحمان بھی بلوچستان سے منتخب ہوئے ہیں اور بلوچستان میں ان کے حلقے کے بھی فارم 45 کم ہیں. ٹھیک ہے, تادم گفتگو. اچھا اس کے بعد, بلکہ تادم گفتگو نہیں, میں ایک رپورٹ آپ کو عرض کروں, ہو سکتا ہے گفتگو کے دوران ہی آ جائے. ٹھیک ہے. تو خیر وہ بھی غائب ہیں. اب یہ دونوں کس طرح پارلیمنٹ میں, متعلقہ پارلیمنٹ میں پہنچے, وہ ہم سب کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کی ایمل ولی خان کی بلائی ہوئی کانفرنس میں پیپلز پارٹی آتی ہے, اس کے نیئر بخاری صاحب آتے ہیں, اور مسلم لیگ نون کی وجہ سے کی طرف سے اس میں عرفان صدیقی صاحب آتے ہیں. اور جب وہاں پہ اعلامیہ پڑھا جاتا ہے تو اعلامیہ میں کہا جاتا ہے کہ تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کی جائے. انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے. اور اس میں پی ٹی آئی شامل نہیں ہے اس کانفرنس میں. پی ٹی آئی کو بلایا گیا تھا اور ایمل ولی خان صاحب کے مطابق گوہر خان صاحب نے کہا تھا کہ میں آؤں گا, لیکن وہ نہیں آئے. تو اس اب آپ ذرا دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان اور ایمل ولی خان صاحب ساتھ بیٹھ کے ایک اعلامیہ پڑھ رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کی جائے. 1 2 اس میں کہا جاتا ہے کہ پیکا ایکٹ کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, اور جب یہ دونوں باتیں کی جاتی ہیں, جب اعلامیہ پڑھا جا رہا ہے, تو اس وقت عرفان صدیقی صاحب اور نیئر بخاری صاحب دونوں اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور دستخط نہیں کرتے اس کے اوپر. حالانکہ جب بھی کل جماعتی کانفرنس ہوتی ہے تو اس کے اندر عام طور پر دستخط کیے جاتے ہیں. تو اس میں دونوں یہ کہہ کے اٹھ گئے کہ جناب یہ آپ کے مطالبات ہیں, ہمارے تو نہیں. جی وہ تو حکومت کا جی وہ تو حکومت میں ہے, اور حکومت میں بھی ایسی ہیں کہ جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ایک بات تو اب آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی ادھر سے بات ہوئی ہے اور ادھر ایک ایسا بیانیہ بننا شروع ہو گیا ہے جس میں سیاسی قیدیوں کا ذکر بھی آ گیا. تو جو عمران خان کے مخالفین ہیں نا, یہ دونوں جماعتیں, چاہے اے این پی ہے چاہے جمعیت علماء اسلام ہے, دونوں سیاسی قیدیوں کی بات کر رہی ہیں. تو کس حوالے سے کر رہی ہیں؟ ان کے تو کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے. ان کے تو نہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بات آپ ذرا دیکھیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں جماعتیں بھی یہی سمجھ رہی ہیں کہ دراصل یہ جو گفتگو ہے کسی نہ کسی درجے میں کسی سلسلہ جنبانی کی ابتدا ہے. کوئی سلسلہ شروع ہوگا آئندہ آنے والے وقت میں, کیونکہ اسی صورت میں یہ سامنے شرائط آتی. تو ایک تو یہ پیدا ہو گیا. تو اب ان کا اس حکومت سے واسطہ ختم ہو گیا, کیونکہ انہیں اس کا جناب عاصم منیر صاحب نے جو گفتگو کی ہے کہ شرط تو یہ ہے. تو وہ جو پھر حکومت کی شرائط آتی تھی, حکومت کہتی تھی آئیں ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں, سارا کچھ ابھی ریسنٹلی اسپیکر صاحب نے کہا, اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میں جو کہتا تھا کہ ان کے پاس مذاکرات کا اختیار بھی نہیں ہے, یہ مذاکرات بھی نہیں کر سکتے. تو اس ایک فقرے کے بعد ان کی مذاکرات کار کی حیثیت بھی ختم ہو گئی. اب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ محض تماشائی ہیں اس نظام. فریق واضح ہو گئے نا. ہاں, فریق واضح ہو گئے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ نہ فریق ہیں نہ حلیف ہیں, یہ کچھ بھی نہیں. تو ان کی حیثیت تو تمت بالخیر ہے. تو کون میں خامخواہ. ہاں, یہ اب خامخواہ ہیں. اچھا, اب وہی میں نے آپ کو جو مثال دی کہ یہ ٹرک پہ رکھی ہوئی بس ہے, اس میں بیٹھے ہوئے یہ سواری ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسٹیئرنگ سے, بریک سے, راستے سے, سڑک سے. تو اب لہٰذا اب یہ بھی فارغ ہو گئے. تو فریق واضح ہو گئے. تو اب تمام لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اصل فریق اب بات کہاں پہ ہونی ہے. یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے آگے آئے ہیں محترم فضل الرحمان صاحب اور ایمل ولی خان صاحب, حالات کو بھانپتے ہوئے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ جناب اب تو بات یہ کسی اور طرف چل پڑی ہے, تو لہٰذا سیاسی قیدیوں کی رہائی کو بھی انہوں نے شامل کر لیا. اچھا, اب ایک تو آپ نے یہ بتا دیا کہ سیاستدان اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ یہ سسٹم تو 10 سال چلنے والا ہے. جی, اس کا مطلب ان کی گنجائش نہیں بنے گی. اور کیا ہوگا؟ اچھا, اس کے بعد اب آ جائیں تحریک انصاف کی طرف, جو اس معاملے کا بنیادی فریق ہے. تحریک انصاف کے اندر 2 گروہ تھے. ایک وہ گروہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ عمران خان صاحب غیر معمولی طور پر سخت ہیں, ان کو تھوڑی لچک دکھانی چاہیے, اور لچک دکھا کے انہیں موجودہ حکمران جماعت سو کالڈ جو گروہ سیاست کر رہے ہیں سے گفتگو کرنی چاہیے. اچھا, اب 2 سال بعد
सब लोग एक ही लाइन में खड़े हो गए हैं इस गुफ्तगू के बाद कि जनाब माफ़ी या मुज़ाकरात कहाँ होने हैं, मरकज़े शकल कहाँ पे है। इमरान खान साहब तो पहले दिन से तो वो पहले दिन से कह रहे थे। हाँ, वो तो पहले तो दिन से लिहाजा कह इस रहे थे। बयान के बाद ये दोनों भी ये बात भी वाज़ेह हो गई, क्लैरिटी आ गई। हाँ, ये क्लैरिटी आ गई। सही। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग थे कि हम ये मामला इस तरह सुलझा सकते हैं, इस तरह सुलझा सकते हैं, तो वो भी अब यकसू होके एक जगह आ गए। उन्हें भी पता है कि मुज़ाकरात कहाँ करने। हाँ, अभी कुछ अरसा पहले, यानी तकरीबन आप यूँ कह लीजिए कि 1 महीना पहले, अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी एक पार्लिमानी मीटिंग में कहा कि अगर मुझे पार्टी पूरा मैंडेट दे तो मैं 60 दिन के अंदर अंदर ये मामला सुलझा सकता हूँ। अच्छा। अब आप ज़रा तसव्वुर करें, वही उनकी 90 दिन वाली बात जो उन्होंने लाहौर में की थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं 60 दिन के अंदर अंदर ये मामला सुलझा सकता हूँ, और उसकी उन्होंने जो वजूहात बयान की कि क्यों कैसे वो सुलझा सकते हैं और उनकी अहमियत निज़ाम में क्या है वो उन्होंने बताया। लेकिन मैं उससे कतई नज़र मैं उस पर नहीं जा रहा। अब खैर एक बात ये होगी कि एक तो अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो यकसू हो जाएगी, और वो लोग जो बार बार कहते थे कि नहीं खान साहब मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, अब उन्हें भी पता चल गया कि मुज़ाकरात कहाँ करने। तो लिहाजा ये पूरे का पूरा जो ये फ़लाँ से ऑफ़र आ रही है, फ़लाँ से ऑफ़र आ रही है, फ़लाँ से ऑफ़र आ रही है, ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो अब यहाँ से ये देखना है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपना अगला कदम क्या रखेगी, वो कहाँ किस तरफ रखेगी, और ज़ाहिर उसका फ़ैसला इमरान खान ने करना है। तो इमरान खान वो फ़ैसला क्या करते हैं ये अभी इट इज़ येट टू बी सीन। लेकिन अभी से मैं सोच रही थी कि पिछले दिनों पहले तो खैर खान साहब को अखबारात नहीं मिल रहे थे जेल में, अब तो मिल रहे हैं अखबारात। क्या उन्होंने ये तीनों कॉलम्स पढ़े होंगे सुहेल वड़ाइच साहब के? जंग उन अखबारों में नहीं है मेरी मालूमात के मुताबिक जो उन्हें मिलता है। हो सकता है कि अच्छा, स्पेशली उन्हें दिया लेकिन जाहिर है ये भी पॉसिबल है, और एहन मुमकिन है कि डॉन ने भी सब चीजें, अब ये तो पूरे मीडिया पे डिस्कशन हो रही है। ये चीज तो डिस्कशन हो रही है। हाँ बिल्कुल, तो उसमें सुहेल वड़ाइच साहब की एक चीज दूसरे अखबारात में, दूसरे अखबारात में रिपोर्ट हुई है, तो डिस्कशन हुई है। तो जब उनकी बहनें अगर उनसे मिलती हैं, कोई भी मिलेगा तो उन्हें ये तो बताएगा कि जनाब ये कल है वैसे मुलाकात जी, कल इम्कानी तौर पर मुलाकात होगी, तो उनको आगाह कर दिया जाएगा कि जनाब ये डेवलपमेंट हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब तो शायद खुद को विंडिकेट समझे कि जनाब मैं तो, मेरे लिए तो कहानी मैंने जो कह रहा था बात वहीं पे आ गई। तो ये अब जो नुक्ता है, ये जो मरकजी नुक्ता है, अब इसी के गिर्द पाकिस्तान की सियासत अगले कुछ अरसे में घूमती रहेगी। लेकिन जितना हबीब साहब बतौर जर्नलिस्ट भी हमने अब तक खान साहब को जितना कवर किया है या जितना हमने देखा है उनके बयानात और चीज़ें सब कुछ, माफ़ी तो नहीं वो मांगने वाले। देखिए, गो के सुहेल वड़ाइच साहब उन्हें मशवरा दे रहे हैं कि आप तो यू टर्न्स को बड़ा अच्छा समझते हैं, आप मुल्क की इस्तेहकाम के लिए यू टर्न ले लें, लेकिन ये तो खान साहब ने डिसाइड करना है। अब यहाँ पे ये तो फिर अगले सवाल आता है ना। इमरान खान साहब, मैं आपको गुज़श्ता 1.5 साल से ये कह रहा हूँ कि इमरान खान ने जेल का दरवाज़ा अंदर से बंद रखा हुआ है, एक निक्की जी हाँ चाहिए और इमरान खान साहब बाहर होंगे। हाँ मुझे पता है, आप मुसलसल प्रोग्राम जब हम करते थे जिन दिनों में, तब भी आप यही कहते रहे, इमरान खान एक निक्की जी हाँ खान साहब को जेल से बाहर ले आएगी। बिल्कुल, ये मामला कोई ज़्यादा बड़ा है ही नहीं। और वो निक्की जी हाँ, मैं आपको मज़ीद अर्ज़ करूँ, वो माफ़ी नहीं है, वो कुछ और है। वो क्या है? वो छोड़ दें, चले कोई इशारा दे दें। देखिए वो देखिए मैं आपको, चलिए मैं आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी आके अब थोड़ा भाई डर तो लगता है, पाकिस्तान में रहता हूँ ना। अच्छा, अब देखिए, और मेरे पास कोई दूसरा पासपोर्ट भी नहीं है। अच्छा खैर, तो चलिए मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। देखिए, इमरान खान साहब का मुतालबा या तकाजा या उनकी जो सियासत है वो रिकैलिब्रेशन ऑफ सिस्टम पे है। हाँ ठीक है, ताकत के ढांचे को रिकैलिब्रेट करेंगे तो इसमें कुछ तब्दीली आएगी। ये मुतालबा, मैं अब आपको बस इतना ही अर्ज कर सकता हूं। ये मुतालबा सिर्फ इमरान खान साहब का तो नहीं है, ये मुतालबा पाकिस्तान के अवाम का भी है। अभी साहब, अगर आप हम अवामी राय बहुत ज़्यादा सुनते हैं सोशल मीडिया पर, अवामी राय भी यही है। देखिए, अब उसकी जो पॉलिटिकल एपिटोमी है, जो
जो उसकी सियासी शक्ल है वो तो इमरान खान साहब है ना। तो इमरान खान साहब को अगर हम देखें कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात करने हों तो वो एक्चुअली बातचीत यहाँ पे अटकी हुई है। अच्छा, अगर वो सिस्टम को एज इट इज़ कबूल कर लेंगे तो उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ से बात आगे बढ़ेगी नहीं। हाँ, अच्छा, एक और चीज़ आपने वही कहा कि सिस्टम को एज इट इज़ कबूल कर लेंगे तो मामला आसान हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो सुहेल वड़ाइच साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान भुट्टो जैसा सान्या फिर नहीं देख सकता, नहीं देखना चाहता। जान है तो जहान है, माफ़ी तलाफ़ी से अगर काम मुमकिन है तो फ़ौरन ये करके जेल से निकलना ही अमलियत पसंदी है। ये तो सीधा लोग इसे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं, उनकी पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि ये तो सीधा डेथ थ्रेट है। अब देखिए उस्मा, ये जो जान जाने की और जान आने की बात है ना, इसको सियासतदान ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, और इमरान खान साहब तो बिल्कुल नहीं लेते। इमरान खान साहब को एक दफ़ा ख़ुद मैंने पूछा था जब वो वज़ीर आज़म थे और ये मामला चल रहा था वो साइफ़र वाला, तो मैंने इमरान खान से पूछा कि खान साहब आपको पता है लड़ाई कहाँ लड़नी? उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है। मैंने कहा इसमें और कहाँ तक आप जाएंगे? तो उन्होंने कहा तुम क्रिकेट देखते हो? मैंने कहा जी मैंने कुछ ज़्यादा क्रिकेट तो नहीं देखी, मैं तो सियासत का तालिब इल्म हूँ। उन्होंने कहा मैं हमेशा आखिरी बॉल तक लड़ता रहा हूँ और मैं इसमें आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। और उसके बाद उन्होंने उनकी मेरे तो काफूंचे, उन्होंने ऐसे बाजू आगे करके कहा कि आखिरी कतरे तक। अच्छा, तो देखिए ये जो थ्रेट है ना, ये मैं बतौर वज़ीर आज़म उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए ये जो थ्रेट है ना, थ्रेट के मामले में तो आप उसको बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन समझे कि इमरान खान साहब पे ये कोई असरअंदाज होगी। अच्छा, ये उन्हीं पे नहीं, पाकिस्तान के तकरीबन सभी वज़राए आज़म ने ये काम अब प्रेशर में साबित किया है कि वो इस तरह के अगर उनकी जान पे बनाई है तो वो काफ़ी बहादुरी का सबूत दे देते हैं। वज़ीर आज़म तक पहुँचना कोई मामूली बात नहीं होती। तो इसलिए ये कहना कि इमरान खान साहब इस तरह की किसी धमकी से या इस तरह की सोच से वो कहीं अपने ख्यालात के अबलाग और इजहार से बाज आ जाएंगे तो ये बात निहायत गलत होगी। एक और बात जो सुहेल वड़ाइच साहब ने कल के कॉलम में लिखी है, उन्होंने कहा कि आप तो हमेशा मुक़तदरा के साथ मिलकर हुकूमत करने को जायज़ समझते रहे हैं, आपका अब भी इस हवाले से जो इख्तलाफ है वो उसूली नहीं है, वो ज़ाती इख्तलाफ है क्या? देखिए ये तो सुहेल वड़ाइच साहब की राय मेरी सर आंखों पर, वो बड़े मोहतरम आदमी है और बिल्कुल शायद वो ठीक कह रहे होंगे अपने 8 फरवरी का इलेक्शन जाती। देखिए बात ये है कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान के अवाम का इलेक्शन था। उसमें पाकिस्तान के अवाम के वोट पड़े थे, उसमें फरीक कोई एक शख्स नहीं है, पूरे का पूरा पाकिस्तान है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने कई फैसलों में लिखी है कि ओरिजिनली जब इलेक्शन होता है तो उसके फरीक महज उम्मीदवार नहीं होते बल्कि अवाम होते हैं और अदालत को अवाम का तनाजुर लेना चाहिए। तो देखिए पाकिस्तान के अवाम का मसला है, तो लिहाजा ये तो एक उसूली मसला। हाँ, इसको अगर मैं उठा रहा हूँ और मैं डर गया हूँ और इमरान खान साहब उठा रहे हैं वो नहीं डरे, तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब एक बड़े आदमी है, मैं एक छोटा आदमी। तो एक तो ये है कि ये उसूली मसला है इलेक्शन। जहाँ तक दूसरी बात है कि इमरान खान साहब मुक़तदरा के साथ बिल्कुल काम करना चाहते हैं और करते रहे हैं। इमरान खान साहब से मैंने कई दफ़ा पूछा और उन्होंने हमेशा मुझे यही कहा कि पाकिस्तान को फ़ौज के साथ मिलकर ही ठीक किया जा सकता है, और वो मैं उनसे जब मिला हूँ उन्होंने हमेशा यही कहा। बल्कि कल मैं काशिफ अब्बासी से मिला था तो काशिफ अब्बासी साहब भी याद कर रहे थे उस मुलाकात को जिसमें आप भी थी और हम सब लोग सहाफ़ी इमरान खान साहब से मिलने गए थे। तो उसमें भी उन्होंने यही बात की थी कि पाकिस्तान को ठीक करना है तो फ़ौज के साथ मिलकर ही ठीक करना है। फ़ौज के साथ ठीक करना, मिल के ठीक करना एक बात है, मुक़तदरा की मतहती में ठीक करना ये दूसरी बात है। हाँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे और फिर
خود جیسے آپ نے سہیل وڑائچ صاحب کا آخری کالم کا جو آج کا ذکر کیا ہے عسکریت اور اکثریت والا معاملہ، تو اس میں خود تو کہا ہے توازن، بالکل ٹھیک. تو توازن جو ہے وہ کسی کی افسری متحدی نہیں ہوتا. ہاں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ اس ہائیبرڈ نظام میں توازن نہیں ہے. تو توازن جب ہوگا تو توازن میں تو ہوتا یہ ہے کہ کہیں کچھ بات آپ کریں گی، کہیں میں کروں گا، کہیں آپ کا اختلاف، آپ مجھ سے اختلاف کریں گے، میں آپ سے اختلاف کروں گا، ہم دونوں بحث مباحثے سے ایک نتیجے پہ پہنچیں گے. یہ تو ہے توازن کی کیفیت. اور اس میں بھی حتمی فیصلہ تو طے کرنا ہے نا. ہو سکتا ہے آپ ایک جگہ اٹک جائیں، میں ایک جگہ اٹک جاؤں، تو وہ کہاں پہ دستور کہتا ہے کہ پھر وزیر اعظم فیصلہ کر لے، اور جب اس سے بھی بات آگے نکل جائے تو عوام کی طرف لوٹا دیا جائے فیصلہ، تو پھر عوام فیصلہ کر لیں، کیونکہ آخری مالک عوام ہے. باقی سب کسی نہ کسی درجے میں عوام کو جواب دے ہیں، کہیں براہ راست ہے، کہیں بلا واسطہ ہے، کہیں بالواسطہ ہے. سیاستدان براہ راست جواب دیتا ہے، لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کو بالواسطہ جواب دینا ہوتا ہے. تو یہ آپ کو بات تو ایسی کرنی چاہیے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب یہ جان کی پرواہ، اس کو جان ایسا کسی کی جان خطرے میں ہے، یا یہ معاملہ ہے یا وہ معاملہ ہے. اس طرح یہ تو کوئی سیاسی گفتگو کا طریقہ نہیں. اچھا، پھر آج کے کالم میں انہوں نے پولی کرائسس کا ذکر کیا کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف نے عہدہ سنبھالا تو انہیں بہت سارے بحرانوں کا سامنا تھا، معاشی بحران، سیاسی بحران کا آرمی چیف کو کس طرح سے سامنا تھا مجھے سمجھ نہیں آئی. ویسے خارجی بحران ہاں وہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ براہ راست قومی سلامتی کے معاملات سے جڑا ہے. پھر 9 مئی کے بحران کو بھی انہوں نے اسی میں ڈال دیا، یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. ایک اور چیز حبیب صاحب، عدالتی خودسری، مطلب مجھے عجیب لگا کہ سہیل وڑائچ صاحب جیسے ایک اتنے بڑے صحافی، میں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن وہ اس چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ عدالتوں کی آج جو حالت ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ عدالتیں پہلے بہت خودسر تھیں. دنیا بھر میں سیاستدان جو ہے نا وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ بھی، بعض اوقات صحافی بھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ چیزوں کو دیکھتے کیسے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو ایون قائد اعظم پر بھی بات جب ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ قائد اعظم نے غیر معمولی سخت موقف اختیار کر رکھا ہے. یہ گاندھی صاحب بھی کہتے تھے، یہ گاندھی جی بھی کہتے تھے، پنڈت جواہر لال نہرو بھی کہتے تھے. تو قائد اعظم کو کیا کہیں گے؟ بہت سارے لوگ ان کے ہم اثر جو تھے وہ کہتے تھے قائد اعظم بہت ضدی تھے. تو آپ قائد اعظم، لیکن اصل بات کیا تھی کہ قائد اعظم استقامت ان کے اندر بہت زیادہ، اصول پسند بھی تھے. تو اب جب دوسرے اینگل سے دیکھیں گے آپ کہیں گے کہ جناب اس پہ کمپرومائز نہیں کر رہے تھے. اچھا نیلسن منڈیلا پاگل تھے پھر اس شرط پہ تو پھر پاگل ہو گئے نا کہ انہوں نے زندگی کے بہت سارے سال جیل کے پیچھے گزار دیے اور اپنی قوم کو انہوں نے وہ سبق دے دیا کہ آج ان کی قوم دنیا میں سر اٹھا کے کھڑی ہو سکتی. کیا یہ ساری چیزیں ایسے ہیں؟ کیا ہر قربانی کا معنی بے وقوفی ہے؟ یہ بات نہیں ہوتی. قربانی بے وقوفی نہیں ہوتی. قربانی ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ بڑے لوگ کرتے ہیں، میرے جیسے لوگ نہیں کر سکتے، چھوٹے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. قربانی کسی اصول کے تابع ہوتی ہے. قربانی بعض اوقات انا کی ہوتی ہے، شخصیت کی ہوتی ہے، اور بعض اوقات جان کی ہوتی ہے. تو اور پھر جان کے بارے میں تو شاعر نے کہا ہے نا، یہ جان تو آنی جانی، اس جان کی کوئی بات نہیں. اچھا حبیب صاحب، جاتے جاتے ہم چونکہ پاکستانی سیاست کا آنے والے دنوں میں کیا رخ ہونے والا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تک جب معاملات جائیں گے ان کا کیا ری ایکشن ہوگا، اٹ از یٹ ٹو بی سین. لیکن چونکہ آپ بھی اس سیاست اور صحافت کہ اس میں آپ کو بھی ایک عرصہ گزر گیا سیاست کو بھی کور کرتے ہوئے، آپ کا کیا، آپ کی اس معاملے میں کیا آپ سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب ڈیفینیٹلی ہم لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے اب بھی نہ ہی ہوگی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کیا سختیاں بڑھیں گی؟ کیا کچھ پھر ادھر سے کوئی نرمی کی بات ہوگی؟ کچھ تو ہوگا نا دونوں صورتوں میں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا صورت ہوگی؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے. اچھا، اب راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور راستے کھلتے کھلتے عمران خان صاحب کے جیل کا دروازہ بھی کھل جائے گا. اس کی وجہ ہے، آپ پوچھیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو یہ تابع داروں کا جو گروہ ہے جو پارلیمنٹ میں بٹھایا گیا
2024 के इलेक्शन के बाद, अभी इसके अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई इस गुफ्तगू के बाद। वो बेचैनी ये है कि हम बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। नहीं, वो तो अमेरिकी मुलाकात के बाद ही देखिए शुरू हो चुकी अब उस इर्रेलेवेंस का एहसास बढ़ता बढ़ता यहाँ तक आ रहा है कि वो गुफ्तगू में आने लगा है। अच्छा, ठीक है, अच्छा। एक बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे जो उनके लोग हैं वो इस बात पे परेशान हैं कि हमने हमेशा तो इक़्तिदार में रहना नहीं है, और इक़्तिदार तो आता जाता रहता है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जिस तरीके से पार्लियामेंट के लोगों को नाअहल किया जा रहा है, बाकी सब लोग दरअसल इस हवाले से परेशान है, और उसमें मुस्लिम लीग नून के लोग ज़्यादा तादाद पे। वो ये समझ रहे हैं कि कल को जब तब्दीली आएगी, जब मामला बदलेगा, तो यही जो प्रेसिडेंस है, यही जो मिसाल है, उसका इतलाक उनके ऊपर भी होगा। क्योंकि पाकिस्तानी सियासत दायरे में और घूमती, दायरे में तो घूमती है, और ये बिल्कुल होगा, वो ठीक समझ रहे हैं। हाँ। और फिर अदालतों का तो हाल जो हो चुका है, और उसके बाद फिर तो आज अदालतों से भी कुछ और नहीं फिर मिलेगा। उसके बाद हालत ये है कि वो बार बार कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ राबता किया जाए कि जनाब हम देख लें कि हमारा कोई कसूर नहीं है, या हम ये नहीं कर रहे, या फ़लाँ काम हमने नहीं किया, आप मेहरबानी कर लें कि आइंदा जब आप इक़्तिदार में आए तो उसमें देख लीजिएगा। वो अभी से ये आपको मैं बता रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से, बार बनाए इत्तला के ये लोग जो हैं, कुछ लोगों ने वहाँ पर राब्ता भी किया है। अच्छा। कि देखिए ये पाकिस्तान की सियासत एक बड़ा अगली टर्न ले चुकी है, अब इस अगली टर्न में हमारा कोई किरदार, इस अगली को हम दोनों अगली में, जी दोनों अगली को देख सकते दोनों हैं। अगली को अच्छा, देख सकते अब वो एक तो ये बात है। अच्छा, अब जाहिर है अगर वो मुखालिफिन को अप्रोच कर रहे हैं तो अपनी जमात के अंदर बेचैनी की कैफियत क्या होगी? मुखालिफिन तीसरी भी बात ये पीटीआई है जैसे। जी, तीसरी बात ये है कि खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ये एहसास जड़ पकड़ रहा है कि इस तरह की हुकूमत से हुकूमत ना लेना बेहतर था, क्योंकि हमारी सियासत इस हुकूमत की भेंट चढ़ती चली जा रही है। हाँ। अच्छा, अब ये एहसास एक तरफ है, ठीक है। दूसरी तरफ अभी ये मैच्योर कितना होता है, ये अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, उसके अंदर लोग ये सोच रहे हैं कि जनाब ये हो क्या रहा है, हम हुकूमत में भी हैं और हुकूमत से बाहर भी हैं, हम हैं भी और नहीं भी। तो जब वो टू बी और नॉट टू बी का क्वेश्चन इन दोनों पार्टियों को अब तंग करने लगा है। अच्छा, अब ये पार्टियां क्या करेंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऐसा सोचेंगे, सियासत का फितरी बहाव है जो मैं आपको बताने लगा। सियासत का फितरी बहाव ये है कि अब इर्रेलेवेंस की, बेताल्लुक कर दिए जाने की ये जो सोच है, ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये बढ़ती हुई आपको नजर आएगी, और ये अगले चंद महीने में ही आप देखेंगे कि वो बढ़ती चली जाएगी, और इनको ये ख्याल आएगा कि जनाब ये क्या हो गया हमारे साथ। फिलहाल जो आज की हालत है, जो उनकी क़यादत उन्हें बता रही है, वो कहते हैं बस चुप, अभी ना करें, चुप। अच्छा, अब चुप करवा के कितनी देर चुप रखेंगे और लोग क्या करेंगे? खैर, लेकिन आज जो मुझे अफसोसनाक खबर मेरे लिए है वो है राना सनाउल्लाह खान साहब के बारे में। अच्छा? आज मैंने अखबार में पढ़ा, अखबार में मैंने ये पढ़ा कि राना सनाउल्लाह खान साहब एजाज चौधरी साहब की नशिस्त पर सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे पंजाब से। हाँ। एजाज चौधरी साहब की नशिस्त पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चाहे सारे लोग इलेक्शन लड़ लेते, बिल्कुल लड़े, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से मेरा एक हुस्न ज़न था। मेरा हुस्न ज़न ये था कि वो कभी भी इस तरह की किसी सीट पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब बहरहाल अल्टीमेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं। अब अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो बिस्मिल्लाह इलेक्शन लड़ें, लेकिन वो उन्होंने अपने दामन पे ये दाग लगवा दिया है कि वो एक पार्लियामेंटेरियन जिसको इस तरीके से नाअहल किया गया था एजाज चौधरी को, उसकी नशिस्त पे वो इंतखाब लड़ेंगे और लड़के जीत भी जाएं, बिस्मिल्लाह। ये राना साहब जाने और उनका काम। एक तरफ आप कह रहे हैं कि एहसास ज़ियां हो रहा है और दूसरी तरफ इस तरह के काम हो रहे हैं, तो फिर काहे का एहसास ज़ियां। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।